Greetings to everyone. Welcome to the Additional Subject YouTube channel. This channel mainly belongs to the additional subject given by CBSE for the class 10 students. Mainly CBSE provide 22 subjects for class 10, but if we talk about our channel is going to focus on mainly two subjects first, then later on we will provide the video of the other subjects also. So this video will give you the information about the unit number 1 artificial intelligence for the class 10th. The unit number 1 name is revisiting AI project cycle and ethical framework, as you can see on the screen. So let's move forward. If we talk about this revisiting AI product cycle and ethical framework for the AI, in this unit we are going to understand that the understanding of the foundation of responsible AI development and ethical decision making. That means एक AI डिसीजन कैसे ले सकता है और उसको हम एक अच्छा AI कैसे बना सकते हैं। हमारे इस साल के CBSE के फ्रेमवर्क के अंदर और सिलेबस के अंदर ये 7 मार्क्स की आपकी कंटेन होती है। सो 7 मार्क्स को ये कवर करेगी। ये रहा इसका प्रूफ बेटा इस साल 2025-26 के अंदर फॉर द सेशन 2025 and 26. As you can see, we have the 50 marks theory exam and the 50 mark practical exam, and these contain the 10 marks. And if you talk about the our unit number 1 revisiting AI product cycle and ethical framework for the AI, so it contains 7 marks. So as I can say 7 marks, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 7 मार्क्स को कंफर्म ये बताऊंगा कि हमारा इफ यू टॉक अबाउट 2023 के अंदर हमारा कितने मार्क्स का आया था 7 मार्क्स, 2024 के अंदर कितने का आया था, और इससे पहले 2022 के अंदर 7 मार्क्स का आया था या नहीं, और इस साल 2025 के सैम्पल पेपर के अंदर क्या हमारा 7 मार्क्स कवर हो रहा है। सो इस वीडियो से पढ़ने के बाद आपको लास्ट 3 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएगा, और इस साल के सैम्पल पेपर के अंदर से जो जो हमारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं हम उसको एक बार check on करेंगे. So let's see what we are going to discuss today. We will going to discuss the 5 main topics. Like the topic number 1 is AI project cycle. In AI project cycle, we will study all the step-by-step process, that how a project will be accomplished by small steps. And the second one is the AI domains. We know that we have the 3 domains of the AI. Third one is framework. So we will design a structural ethical framework, same to the topic number 4, sorry, ethical framework. So in this we will examine the principle that guides the fair, safe and responsible AI decision making. बेसिकली इन टॉपिक नंबर 3 और 4 के अंदर हम एक अपने AI को ये बताएंगे कि एक अच्छे से डिसीजन कैसे ले सकते हैं आप बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस, और उसके बेसिस पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो इस साल नया ऐड हुआ है, बायोएथिक्स एंड हेल्थ केयर. सो ये हमारा 5th टॉपिक रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट our first topic. What is actually an AI? As you can see on the screen, इसको आप थ्योरी की क्लासेस भी समझ सकते हो, नोट्स भी समझ सकते हो, लेक्चर भी समझ सकते हो. जिस बच्चे को नोट्स लेना है, अपने नोट्स बनाने हैं, वो स्क्रीन को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट इट डाउन कीजिए. कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसी को पॉइंट्स ऐसे समझ में नहीं आ रहे तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज चाहिए उनको समझाने के लिए, मैं हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं वो समझाता रहूँगा. सो इफ आई टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? अच्छा, एक बार अच्छे से समझ लीजिए वीडियो को समझने के बाद मैं वीडियो के एंड में इसकी एक पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीथिंग मैं इसके अंदर दे दूंगा आपको. आप वीडियो के बाद उसको डाउनलोड कर लेना, या वीडियो चलते चलते डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो. इट विल हेल्प यू आउट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं वो स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके लेते रहिए. यूनिट थोड़ी सी लंबी होने वाली है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस. सो यूनिट 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टॉपिक 1 अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक एबिलिटी है. क्या है बेटा? एबिलिटी ऑफ मशीन और कंप्यूटर सिस्टम्स टू थिंक, लर्न एंड सोल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमन. जैसे हमारे ह्यूमंस अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अपने अपने प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, सेम टू सेम मशीन को भी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है. इट अलाउज मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज. अब एक मशीन को भी कुछ ना कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे लैंग्वेज पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में, डिसीजन लेने में, और बहुत सारी चीजें. सिंपली अगर हम देखें, ए मशीन एक्ट स्मार्ट एंड वर्क ऑन देयर ओन विदाउट नीडिंग ह्यूमंस टू कंट्रोल एवरी स्टेप.
बेसिकली ह्यूमंस की इंटरवेंशन नहीं चाहिए उनको हर स्टेप पे। सो बेसिकली इस तरीके से एक मशीन को हमें रेडी करना है कि वो खुद से खुद अपने डिसीजन ले सके। अब एआई का हमारे डेली लाइफ में रोल क्या है, तो हम देख सकते हैं हमारे स्मार्ट होम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल है हमारे एआई का। जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी आ चुकी है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के हमारे एसीज आ चुके हैं। सो उसी तरीके से लाइट को, टेम्परेचर को, सिक्योरिटी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट हमारे सेल फोन्स के अंदर एलेक्सा है, सीरी है, बहुत सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर। हमारे स्मार्ट वॉचेज इस तरीके से आ गई है कि वो हमारे हेल्थ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर हमें स्टूडेंट्स को अच्छे से पर्सनलाइज लर्निंग के लिए वर्कशीट डिज़ाइन करने के लिए और उनके पर्सनलाइज टेस्ट डिज़ाइन करने के लिए हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। एंड मैप्स के लिए, रूट्स के लिए, नेविगेशन ऐप्स के लिए गूगल मैप्स है और बहुत सारी एप्लीकेशंस का है जो हमें बेस्ट टाइमिंग के साथ हमें हमारे डिज़ाइन रूट पर पहुंचा देते हैं और हमारे टास्क को ऑटोमेट कर देते हैं। सो बेसिकली इफ यू कंक्लूड दैट एआई मेक्स अवर वर्क, कम्युनिकेशन, लर्निंग, even entertainment more efficient and convenient. So that's how an AI. Yes. Now, let's talk about the difference between the human intelligence and the artificial intelligence. अब देखिए बेटे, ह्यूमंस के पास क्या क्या चीज़ें हैं। ह्यूमंस के पास अगर देखा जाए तो एक ये नेचुरल प्रोसेस है सोचना, ठीक है। लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस के साथ हमें क्या मिलता है? फीलिंग्स, इमोशंस एंड सम एथिकल डिसीजंस। अगर हमको कुछ गलत होता दिखेगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, रोक सकते हैं, या एग्जैक्टली अपने मन में एक भाव लेके आ सकते हैं कि ये बेटा कि ये गलत हो रहा है, इसको नहीं करना है। बट एक मशीन ये डिसीजन नहीं ले सकती। वो बेसिकली नकल करती है, मिमिक्स। It mimics some part of the human intelligence like the reasoning, problem solving, and lack emotions, creativity, and moral understanding. As I said, humans के पास बेटा फीलिंग्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, और ये हमारी नेचुरल इनेट एबिलिटी है सोचना समझना। एथिकल डिसीजन लेने में हम सोचते हैं बार बार क्या ये सही हो रहा है, क्या ये नहीं सही हो रहा है। अगर सही नहीं हो रहा है तो उसको हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन कोडिंग। सो वो कोडिंग के बेस पे इतना सब डीपली नहीं सोच पाता कि क्या सही है क्या गलत है। वी टॉक अबाउट अगेन द एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट है हमारी वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि हमारी अलेक्सा एंड सिरी हो गई। फिर है हमारा हेल्थ केयर के अंदर। हेल्थ केयर के अंदर हमारी बहुत सारी एप्पल वॉच है, सैमसंग वॉच है, जो हमारी हेल्थ को मॉनिटर करने में हमारी हेल्प करती है। बेसिकली आने वाले कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाइटामिन्स, वो बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है और बता देती है कि आपके अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ई कॉमर्स अगर हम बात करें तो हमारी प्रीवियस सर्च हिस्ट्री के बेसिस पे ये डिसीजन लेके बता सकता है कि आपने लास्ट टाइम क्या परचेज किया था, और इससे रिलेटेड हमारी परचेजिंग हैबिट्स, बाइंग हैबिट्स को मेजर करता है। स्मार्ट होम्स, एज वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर एंड द लाइट कंट्रोल। ट्रांसपोर्टेशन के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमारे स्मार्ट कैमरा आ चुके हैं, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स आ चुके हैं। फाइनेंस के लिए आप देख सकते हो यूपीआई हर जगह पर चल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के लिए आप देख सकते हो कि जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। सो बेसिकली आप अपने उसके अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताइए और मशीन आपको उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले देते रहेंगे। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स के अंदर भी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। जो रोबोटिक्स हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रोबोट्स का यूज़ किया जा रहा है। एग्रीकल्चर, हमारे एग्री बोट्स आ चुके हैं जो पेस्टिसाइड्स को सही क्वांटिटी के अंदर स्प्रिंकल कर रहे हैं हमारे जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे उनके ऊपर। सो बेसिकली ये हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि क्या हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन हो सकती है। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इट इज एआई प्रोजेक्ट साइकिल। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोजेक्ट साइकिल? प्रोजेक्ट साइकिल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। इट इज a स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो गाइड करता है किसको? डेवलपर्स को। क्या क्या करने में? बिल्डिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एआई सॉल्यूशंस, ठीक है। व्हाई इट मैटर्स? This cycle helps team efficiently plan, build, test, deploy an AI system while maintaining quality and addressing potential challenges at each stage. ये हर स्टेप, ये पूरे हमारे जो प्रोजेक्ट रहता है उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है और डिवाइड करने के बाद हमें हर पार्ट को अच्छे से
टेस्ट करना होता है, इवेलुएट करना होता है, ताकि हमारा प्रोजेक्ट आगे चल के फेल ना हो जाए। सो कौन कौन से हमारे स्टेप्स रहने वाले बेटा? सबसे पहला स्टेप्स है हमारा प्रॉब्लम स्कूपिंग, ठीक है। सेकंड है हमारा डेटा एक्विजिशन, थर्ड है हमारा डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ है हमारा मॉडलिंग, फिफ्थ है हमारा इवेल्युएशन, देन डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सो प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली है क्या, हु नीड्स द सॉल्यूशन। मैं इसको रेज कर देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को पहचानने के बाद, ये जानने के बाद कि इस प्रॉब्लम के लिए से किन किन लोगों को हेल्प मिलेगी, फिर हम उससे रिलेटेड डेटा को एक्वायर करते हैं। डेटा को एक्वायर करने के बाद कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसका कोई मॉडल बनाते हैं कि ठीक है चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं, फिर उसमें कमियां निकालते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, फिर उसको डिप्लॉयमेंट मतलब पब्लिक के लिए डिप्लॉय कर देते हैं, और बाद में फिर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, क्या ये सही से चल रहा है या नहीं। सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, प्रॉब्लम स्कूपिंग। So problem scoping is the first and a very important stage in the AI project cycle. It involves clearly identifying and understanding the problem that you want to solve using AI. The steps set the foundation of the whole project and help ensure its success. तो ये हमारा very important steps है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बिना हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सो बेसिकली इसके अंदर जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है बेटा हमारा 4Ws। मैंने स्क्रीन पर भी लिखे है 4Ws। कौन कौन से है ये हमारे 4W? सबसे पहले है हु मतलब कौन इससे अफेक्ट होने वाला है। सेकंड, व्हाट, एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। थर्ड, व्हाट थर्ड इज वेयर डज इट अकर, कहाँ पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। एंड द फोर्थ, व्हाई शुड बी सोल्व्ड, क्या ये इतना जरूरी है कि क्या इसको सोल्व किया जाना है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर द 4Ws, क्यों इसकी जरूरत है। It helps define the exact problem and opportunity that AI model aims to address. ठीक है, you identify what the problem is, why it is important to solve, and who the problem affects, मतलब stakeholders। ये क्वेश्चन ऑप्शन टाइप के अंदर पूछा गया है सीबीएसई के अंदर, दैट हु आर द स्टेक होल्डर्स। आपके यूनिट टेस्ट के अंदर, हाफ ईयरली के अंदर, क्लास 9th के अंदर काफी बार ये टर्म निकल के आई है, बट आर द स्टेक होल्डर्स। कौन होते हैं एक्चुअली स्टेक होल्डर्स? ये स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, you determine where and when the problem happens, location and the context. Where means location, when means context, okay। ध्यान देने वाली बात, if problem scoping is done incorrectly, अगर ये गलत हुआ तो the entire project can fail because the solution might not address the real need। हमें एक्चुअल ज़रूरत का पता करना है, हम उस फेक ज़रूरत के बेसिस पे अपना प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, अदरवाइज वो स्टार्टअप हमारा फेल हो जाएगा। सो इन सिंपलर वर्ड्स अगर हम देखा जाए, तो सिंपलर वर्ड्स के अंदर इट इज़ लाइक अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वेरी वेल बिफोर स्टार्टिंग बिफोर स्टार्टिंग टू फाइंड ए सोल्यूशन विद AI। अगर हम AI से सोल्यूशन जानना चाह रहे हैं तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि किन लोगों को उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। सो ये हमारा फर्स्ट सब टॉपिक था किसका? प्रोजेक्ट साइकिल का। सेकंड है हमारा डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन क्या होता है बेटा? ये एक प्रोसेस होता है। क्या? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द नेसेसरी डेटा फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें रिलायबल सोर्सेज से डेटा नहीं मिलेगा तो हम रिलायबल सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। सॉल्यूशन इफेक्टिव होने के लिए हमें डेटा क्या चाहिए? रिलायबल, ठीक है। इट इज द सेकंड स्टेज इन द प्रोजेक्ट साइकिल एंड इट इज essential because the quality of data affects the AI model accuracy and performance। कोई आपसे पूछे डेटा एक्विजिशन का असली में यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि ये हमारे मॉडल की एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस को जज करता है। ये दो टॉपिक को स्टार लगा लीजिए। Why we need data acquisition? Because for the accuracy and performance of our model। अब डेटा एक्विजिशन के अंदर दो चीजें आते हैं, एक तो डेटा ट्रेनिंग एंड द सेकंड वन इज डेटा टेस्टिंग। सो हम डेटा ट्रेनिंग की बात करें, सो ट्रेनिंग डेटा इज द सेट ऑफ डेटा यूज टू टीच एंड ट्रेन द AI मॉडल। किसी भी AI मॉडल को सिखाने के लिए, जैसे बचपन में आपको मैम ने सिखाया होगा ABCD A, A, I, U, इसी तरीके से आपको किसी भी मशीन को ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए?
some set of data. ठीक है, some set of data. This data is fed into the machine. जैसे आपके दिमाग में बचपन में घोला गया था ज्ञान, so that वही डेटा इस मशीन के अंदर फीड किया जाता है, एंड इट कैन लर्न पैटर्न, रूल्स एंड इनसाइट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट, अगर एग्जांपल की बात करें, अगर वेदर प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं हम, एआई वेदर प्रेडिक्शन की, तो पहले वो एआई प्रेडिक्टर क्या करेगा, उसकी हिस्ट्री को देखेगा, हिस्टोरिकल वेदर इन्फॉर्मेशन की, आज से 5 दिन पहले 10 दिन पहले इस एरिया का क्या वेदर था. information acts as training data. The machine use this to learn how weather changes over the time. So ट्रेनिंग डेटा क्या होता है, एक्यूरेट होता है हमारा. ट्रेनिंग डेटा क्या होता है हमारा, एक्यूरेट. जो हमें डेटा देना है वो बिल्कुल एक्यूरेट देना है, फेक डेटा नहीं देना है, नहीं तो हमारी परफॉर्मेंस जज की जा सकती है. नेक्स्ट है टेस्टिंग. टेस्टिंग क्या है, इट इज अ सेपरेट सेट ऑफ डेटा यूज्ड टू चेक हाउ वेल द ट्रेन्ड एआई मॉडल परफॉर्म्स ऑन द न्यू अनसीन डेटा. आपने पुराना डेटा तो इधर से तैयार कर दिया, वो इसको फीड आपने करा दिया, लेकिन फीड कराने के बाद क्या वो उसके बेसिस पे नेक्स्ट प्रेडिक्शन अच्छे से दे पा रहा है या नहीं. इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट वेदर द एआई कैन मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन. क्या वो नेक्स्ट पिछले दिए हुए डेटा से क्या वो फ्यूचर में अगली प्रेडिक्शन अच्छे से कर पा रहा है या नहीं. जैसे कोई बैट्समैन है, उसने अगर पिछले 20 से 25 मैचों में अच्छा स्कोर किया है, तो क्या वो नेक्स्ट मैच में भी स्कोर करेगा. सो हाँ, वो स्कोर करने के चांसेस है, बिकॉज प्रीवियस डेटा उसका अच्छा है. ठीक है, based on what it learns. Continuing the weather example, testing data would be recent weather information that AI has not seen before to check if it's predict correctly. That means जो भी हमें डेटा मिला है उसके बेसिस पे ही एक करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें फ्यूचर में दे. दैट मीन्स यहाँ से हमारी क्या जो चाहिए, परफॉर्मेंस. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इन दो वर्ड्स को ध्यान रखना जब कभी भी आपसे डेटा एक्विजिशन की बात की जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा एक्विजिशन क्यों यूज किया जा सकता है, हमारे प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, कि हमारा प्रोजेक्ट कितना एक्यूरेट डेटा सप्लाई करेगा और उसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है. ठीक है, अब डेटा के सोर्स जान सकते हैं कि हमारे डेटा के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं. हमारे मेनली डेटा के दो सोर्स होते हैं. देखिए, एक बेटा प्राइमरी डेटा सोर्स, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी डेटा सोर्स. तो प्राइमरी डेटा सोर्स की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू, रिसर्चर्स के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू. कैसे, इन द फॉर्म ऑफ सर्वेज, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सेंसर्स एंड इंटरव्यूज. दैट मीन जिसके अंदर 1-on-1, ये हमारा रिसर्चर है, इफ आई टॉक अबाउट, ये हमारा रिसर्चर है, ये मार्केट में गया, फील्ड में गया और इसने 1-on-1 इंट्रैक्शन किया, बातें की, तब जाके डेटा लेकर आए. सेकंड डेटा सोर्सेस हमारे कौन से होते हैं, डेटा गैदर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड एंड डेटाबेस लाइक रिपोर्ट्स, वेबसाइट्स, customer relationship management systems, ERP systems, and choosing the right data is important to ensure relevant and reliable data for the AI training. एक अच्छा डेटा आपको कलेक्ट करके अपनी मशीन के अंदर फीड करना है, अदरवाइज आपके रिजल्ट हैम्पर हो सकते हैं. नेक्स्ट इज डेटा फीचर. डेटा फीचर क्या चीज़ है भाई, आइए देखते हैं. डेटा फीचर आर द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स इन द डेटा सेट दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर द AI मॉडल to analyze and learn. They can be numbers, categories, text and other type of data relevant to the problem. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एनालिसिस करना है. When analyzing a batsman weakness in the cricket, feature might include, एक बैट्समैन को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, स्पीड ऑफ द बॉल, टाइप ऑफ डिसमिसल, क्यों आउट कैसे हुआ, टाइप ऑफ द बॉलर, किस बॉलर से जल्दी आउट हो जाता है, फास्ट से, spin से, number of the ball faced. So choosing relevant data feature is important because they influence how well the AI model can find pattern and prediction. So data feature किसके ऊपर काम करता है, if I talk about pattern and prediction, find patterns and make predictions. So data sources and data features हमारा mainly टाइप है किसका, if you talk about data. Yes,
नेक्स्ट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन, अब देखिए डेटा को एक्सप्लोर करते टाइम हमें अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरल डेटा, देन है हमारा सेकंड अनस्ट्रक्चर्ड, एंड थर्ड है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है बेटा? इट ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर्ड इन द फिक्स्ड formats like table with rows and column. It is easy to search and analyze. जैसे हम डेली लाइफ का एग्जांपल लेके देखिए तो एक एक्सेल शीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम, स्कोर एंड ग्रेड्स और काफ़ी स्ट्रक्चर तरीके से है। या हम मान सकते हैं अपना स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, आप देखिए एक बार मन में सोच कर देखिए कि ये स्कूल का जो अटेंडेंस रजिस्टर है क्या वो स्ट्रक्चर्ड है, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, रोज एंड कॉलम के अंदर फिक्स्ड है या नहीं। यस, स्ट्रक्चर्ड डेटा आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, प्री डिफाइंड नहीं रहता, ठीक है। कुछ डेटा टेक्स्ट के अंदर आ गया, कुछ डेटा इमेजेस के अंदर आ गया, कुछ डेटा ऑडियो के अंदर आ गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप उसको कैसे फिक्स करें, कैसे एनालाइज करें। फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, उसके अंदर हमारे फोटोज, ईमेल, वीडियोस, ऑडियोज, सब टाइप की रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है। थर्ड टाइप का आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये कहीं पे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच में लाई करता है, और इट डज नॉट हैव ए स्ट्रिक्ट फॉर्मेट बट कंटेन्स टैग or markers to separate element, making easier to organize them unstructured data. For example जैसे emails। emails आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बता देगी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे पीडीएफ भी मिल सकती है, फोटो भी मिल सकती है, टेक्स्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड होगी। सो बेसिकली वो एक टॉपिक से रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें सेंडर, रिसीवर, डेट सब देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। सो डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर ये हमारे 3 टाइप के डेटा हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर कि डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, तो सबसे पहले हमारा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब देखकर, एक पहली नज़र में। और वो हम कैसे देख सकते हैं? चार्ट के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, प्लॉट्स के थ्रू, ठीक है। ये जो ट्रेंड सेट होते हैं वहाँ से हम पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चार्ट है, PA1, PA2, PA1, PA2, PA3, हाफ ईयरली, इन सब का परफॉर्मेंस चार्ट है कि कौन से बच्चे ने कितना ग्रोथ किया है, कितना ग्रोथ नहीं किया है, किस लेवल पर है, बार चार्ट है, ठीक है। वेदर एप्स डिस्प्ले टेम्परेचर चेंजेस थ्रू आउट द वीक यूजिंग द लाइन चार्ट्स। बहुत जगह पर देखते हैं आप विजुअलाइजेशन, डेटा को हम एक बार में ही देख सके। नेक्स्ट है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के अंदर जो काम की चीज़ें है सिर्फ वो डिस्प्ले कर देता है। जैसे आपके मार्क्स है पूरी क्लास में, अगर फिल्टर लगा के ये देखा जाए एक्सेल शीट के अंदर कि किसने 80 अबोव स्कोर किया है, किसने 40 बिलो स्कोर किया है, तो आपको फिल्टरिंग प्रोसेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ABCD और योर एडमिशन नंबर लाइक 111001, और वी कैन से दैट 10th 1001। आप अलग अलग फॉर्म में अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट से लोवेस्ट, जो टॉपर है या जो टॉपर नहीं है उन इरेज कर देता हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी, ओके। तो सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी फेस आईडी। जो आप एप्पल का सेलफोन यूज़ करते हैं, सैमसंग यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हमारी फेस आईडी है वो इस तरीके से हमारे फेस को डिटेक्ट करके बता देती है कि हाँ ये डेटा पहले से ही हमारे डेटाबेस के अंदर फीड है या नहीं। ओके, एबिलिटी टू फाइंड रिपीटेड ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज इन द डेटा। स्मार्टफोन यूज फेस रिकॉग्निशन टू अनलॉक डिवाइसेस बाय डिटेक्टिंग यूनिक पैटर्न्स इन द पर्सन's फेस। नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल इज मॉडलिंग। सो मॉडलिंग के अंदर हमें फिर से क्या चाहिए? हमने प्रॉब्लम चेक कर ली, चेक करने के बाद डेटा एक्सप्लोर कर लिया, डेटा एक्सप्लोर करने के बाद अच्छा डेटा निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारा मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर हमारी चीजें आती है डेटा, एल्गोरिथम एंड ट्रेनिंग। देखिए डेटा क्या होता है? डेटा बेटा इट इज इंफॉर्मेशन collected to teach AI system. It can be picture, text, number, sounds, एनी टाइप, ठीक है। बहुत सारे फोटोज होते हैं,
फेस यूज टू टीच योर सेल फोन टू रिकॉग्नाइज यू। कई बार आपने देखा होगा आपकी गैलरी के अंदर एक स्पेसिफिक चेहरे से रिलेटेड अलग से एक स्पेसिफिक चेहरे से रिलेटेड आपके फ़ोन में एक पोर्शन बन जाता है कि हाँ इस बंदे के बहुत सारे फोटोज़ हैं। फिर दूसरे बंदे के लिए अलग से रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी, उसके लिए अलग से, उसके लिए अलग से। दैट मीन्स आपके फ़ोन ने क्या कर दिया, मॉडलिंग कर दी। दैट मीन्स उसको सॉर्ट करके सेट कर दिया कि हाँ इस बंदे से इस फेस को मैंने इस पैटर्न को, इस फेस के एक्सप्रेशंस को मैंने रिकॉग्नाइज किया और ये फोटो इस बंदे से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मॉडलिंग के अंदर आपके सेलफोन के अंदर इस तरीके से फोटो को एक साथ देखा जाता है। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम बेटा एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती है एआई को बताने के लिए कि अब नेक्स्ट क्या करना है। जैसे कोई रेसिपी है, एआई के अंदर a recipe is like an algorithm for cooking the dish by step by step process. नेक्स्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी एक प्रोसेस होता है हमारा, किसके लिए, AI, by showing it many examples from data that it can learn pattern and make prediction. जैसे teaching a child to recognize animal by showing many pictures of cats and dogs. जब आप छोटे थे तो आपको दिखाया जाता है कि ये हमारे वाइल्ड एनिमल है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स है। सो वो क्या होती है, ट्रेनिंग। सो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एनिमेशन लगाया हुआ है, इस एनिमेशन के थ्रू भी आप समझ सकते हो। ट्रेनिंग, किसी मशीन की ट्रेनिंग हो रही है, किसके थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, पैटर्न्स के थ्रू, और एक मशीन को बताया जा रहा है कि रिकॉग्नाइज कीजिए। ये मॉडलिंग हमने क्या किया है, इस मशीन की मॉडलिंग। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो सीबीएसई के अंदर पूछा जाता है। दो अप्रोचेज होती है हमारी। द फर्स्ट वन इज रूल बेस्ड अप्रोच, सेकंड वन इज लर्निंग बेस्ड अप्रोच। सो रूल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, दिस मेथड यूज स्पेसिफिक रूल्स मेड बाय ह्यूमंस फॉर द एआई टू फॉलो द टू मेक डिसीजंस। ठीक है, सिंपली एआई, अगर हम कैलकुलेटर बात करें, एक सिंपल कैलकुलेटर दैट फॉलो रूल्स लाइक इफ यू प्रेस एडिशन देन आई विल ऐड द नंबर। हमने उसके अंदर रूल पहले से ही फिक्स कर दिए है कि ये आपको, अगर ये प्रेस हो तो आपको ऐड करना है, ये हो तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर क्रॉस का बटन प्रेस करे यूजर तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये वाला बटन प्रेस करे तो डिवाइड करना है। एक बेसिकली उसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहले फिक्स रूल, उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो चलता है। नेक्स्ट है लर्निंग बेस्ड अप्रोच। लर्निंग बेस्ड अप्रोच के अंदर एआई को खुला हाथ मिल जाता है कि आप खुद के पैटर्न समझ, खुद से अपने एल्गोरिथम्स के बेसिस पे पैटर्न को समझिए और एनालाइज कीजिए। इन दिस मेथड एआई लर्न्स पैटर्न एंड रूल्स फ्रॉम डेटा इटसेल्फ विदाउट बीइंग टोल्ड द एग्जैक्ट रूल्स। इसके अंदर कोई रूल्स नहीं बताया जाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी जीमेल के अंदर बहुत सारी मेल्स आती है, सो एक कंप्लीट पैटर्न को देखते हुए, कंप्लीट डेटा को समझते हुए हमारा जीमेल अलग से कर देता है किनको, स्पैम ईमेल्स को, जो फ्रॉड ईमेल्स होती है, जो डिस्टर्बिंग ईमेल्स होती है, सो उनको स्पैम ईमेल्स के अंदर डाल देता है। आजकल स्पैम मैसेजेस को भी अलग कर देता है। बहुत सारे हमारे सेलफोन्स के अंदर ऐड आते हैं, एप्पल एआई इंटेलिजेंस है हमारा, सैमसंग इंटेलिजेंस है। सो बेसिकली ये क्या होता है, ये स्पैम, ये फिल्टर कर देता है हमारे। अच्छा है, अच्छा फीचर है। ठीक है, एनालाइज करके सॉर्ट, हमारे ईमेल्स को, हमारे मैसेजेस को सॉर्ट कर देता है। सो ये शायद पीपीटी पूरी नहीं आ पाई, सो ये मैंने थोड़े 4 या 5 डिफरेंस लिखे थे कि रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली इसके अंदर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं लिख देता हूँ। रूल बेस्ड हमारे ह्यूमंस के बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, बट इफ वी टॉक अबाउट द लर्निंग बेस्ड के अंदर हम एआई को खुला हाथ दे देते हैं कि आप पैटर्न्स के बेसिस पे देखिए, समझिए और खुद डिसीजन लीजिए। तो ये देखता है बार बार पैटर्न्स। ठीक, स्क्रीनशॉट लेके आप एग्जांपल ले सकते हो। इस स्लाइड के लिए आई एम सॉरी, आई विल प्रोवाइड द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इवैल्यूएशन। अब मॉडलिंग हो गई, अब हम करेंगे इवैल्यूएशन। दैट मीन्स उसके कमियों का पता लगाएंगे, और कमियों का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमको स्पैम फिल्टर करने वाले, अगर हम जीमेल का एग्जांपल ले, या मैसेजेस का एग्जांपल ले, या व्हाट्सएप का एग्जांपल ले, इट मीन्स चेकिंग हाउ एन एआई मॉडल इज वर्किंग बाय लुकिंग इट्स रिजल्ट्स। इसके अंदर हम उसके रिजल्ट्स देखते हैं। इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या देखते हैं, बेसिकली रिजल्ट्स। इफ द प्रेडिक्शन
और डिसीजन मेड बाय एआई आर करेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इट शोज गुड परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था डेटा अच्छे से चूज करना, नहीं तो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए स्पैम फिल्टर है हमारा, ठीक है, काउंटिंग हाउ मेनी स्पैम ईमेल्स इट्स is correctly catches and how many normal emails is wrongly marked as spam। कई बार गलती से भी तो स्पैम के अंदर काउंट कर लेता है, जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह फिल आउट करते हैं आगे चल के गवर्नमेंट साइट्स पे से या बाकी किसी साइट्स पे से, और वो अगर हमें मैसेजेस या ईमेल्स भेजता है तो कई बार एआई क्या करता है, उनको भी एज ए स्पैम के अंदर काउंट कर लेता है। सो ये परफॉर्मेंस चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और एआई को बताना ज़रूरी है कि आप यहाँ पर गलत हो, इस डेटा को आप स्पैम के अंदर काउंट नहीं कर सकते, ये ज़रूरी डेटा है। सो ट्रेनिंग तो ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, फाइंड द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। हम अपने एआई को अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताते रहते हैं कि क्या हमारे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। आफ्टर मेजरिंग परफॉर्मेंस वी लुक फॉर पार्ट्स वेयर एआई मॉडल इज नॉट वर्किंग वेल और मेकिंग मिस्टेक्स। दिस एरिया नीड्स टू इम्प्रूव टू मेक एआई बेटर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वॉइस असिस्टेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है किसके लिए, तो understand certain accent, improving its ability to recognize those accent in the areas of improvement। That means अगर कोई एआई असिस्टेंट है, अलेक्सा है, सिरी है, कोई स्पेसिफिक एक्सेंट को समझने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो इवेलुएट करते हैं। हर बार जो आपके सेलफोन के अंदर आता है अपडेट, तो वो अपडेट के साथ साथ आप अपने सेलफोन्स के अंदर ये टेस्ट करते हैं कि इस बार हमारे एआई ने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सही से रिकॉग्नाइज नहीं की, और फिर उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, वो इम्प्रूव। इसलिए बार बार आपके फ़ोन पे अपडेट्स भेजे जाते हैं ताकि वो उसके क्या जान सके, उसकी परफॉर्मेंस जान सके, उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जान सके। नेक्स्ट, चेक आवर अजम्पशंस। तो अजम्पशंस को हमारी चेक करते हैं कि जो उन्होंने रिजल्ट दिया हुआ है टेस्टिंग के टाइम पे, वो अजम्पशंस उन्होंने ठीक लगाई है या नहीं, ठीक है। एंश्योर एथिकल इश्यूज। दैट मीन्स इसके अंदर हमारे मॉडल को देखा जाता है कि यूज़र ने अगर उससे कुछ एथिकल क्वेश्चंस पूछे हैं तो क्या वो एथिकल आंसर्स दे पाया है या नहीं। एन AI ethical an AI hiring tool should not discriminate against candidate who based on the gender, race and age। हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है एथिक्स के लिए, जेंडर, रेस एंड एज। ओके, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर इवैल्यूएशन आप अच्छे से नहीं करेंगे, अगर आप अपनी मशीन की, आप अपने मॉडल की, आप अपने प्रोजेक्ट की गलतियां नहीं निकालेंगे तो आपके यूज़र निकालेंगे, और अगर आपके यूज़र ने आपकी मिस्टेक्स निकाली तो वो ज़्यादा परेशानी वाली बात है। आपने गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर के ऊपर देखा होगा, रिव्यूज़ के अंदर यूज़र लिखते रहते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। वो किस लिए लिखते हैं, वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो उनके ओनर्स हैं उन्होंने पहले से उन पॉइंट्स को चेक नहीं किया है। तो धीरे 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 कई बार यूज़र बता देते हैं, कई बार टेस्टिंग टीम बता देती है, कई बार इवैल्यूएशन करके जान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एक्यूरेसी। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जो हमने मॉडल बनाया है, क्या वो एक्यूरेट है। एक्यूरेसी मीन्स हाउ ऑफ एन एआई मॉडल मेक्स द करेक्ट प्रिडिक्शन out of all prediction made। Example, if a COVID-19 test correctly identify 95 out of 100 people as positive or negative, the accuracy rate is 95%। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 10 भी कर सकते हैं, बट स्मूथनेस के लिए हम आउट ऑफ 100 ले सकते हैं। प्रिसीजन, प्रिसीजन टेल्स अस हाउ मेनी ऑफ द पॉजिटिव prediction made by AI are usually correct। That means absolutely, totally, perfect। It answers out of all cases of AI said yes and how many were really yes। मतलब जो एक्चुअल में yes होने चाहिए थे उनमें से कितनों ने AI, कितनी बार AI ने उसको yes किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें स्पैम फिल्टर के अंदर, अगर हम हमारे पास 20 ईमेल्स आती है स्पैम की और रियली में 18 है, और प्रिसीजन इज, अगर 20 आती है और 20 में से उसने 18 मेल्स को बता दिया कि हाँ ये स्पैम है, ये फ्रॉड है, तो दैट मीन्स उसका प्रिसीजन रेट कितना हो गया, 90%। 90% कैसे निकाला, 18, 20, 18 5 जा 19,
तो दैट मीन्स इसका प्रिसीजन रेट कितना है 90%। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, कोई ऐप बनाते हो, तो उसके अंदर लिखते हैं हमारा प्रिसीजन रेट 90% है, दैट मीन्स वो कितनी एक्यूरेट है। सो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज बोथ आर डिफरेंट थिंग, इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है कभी कभी। Differentiate between accuracy and precision. Recall indicates, next subtopic is recall indicates how many of the actual positive cases the AI was able to identify correctly. It answers out of all the real positive cases how many did the AI find। जैसे कि हमारे पास दोबारा से फिर एग्जांपल लेते हैं कि 30 स्पैम मेल आए और उसने फिल्टर करके डिटेक्ट कर दिया 27 को, तो इसका रिकॉल रेट कितना है 90%। ये बेसिकली कुछ छोटे टेस्ट है जिसके थ्रू हम अपने एआई को चेक करते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट है बेटा, F1 स्कोर। F1 स्कोर कंबाइंस प्रिसीजन एंड रिकॉल। ये किसको करता है? प्रिसीजन एंड रिकॉल को कंबाइन करता है टू शो द बैलेंस बिटवीन देम, उन दोनों में बैलेंस दिखाने के लिए। इट इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू कंसीडर बोथ फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव टुगेदर। ये क्वेश्चन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बार बार सीबीएसई ने पूछा है और आपसे F1 स्कोर निकालने के लिए भी बोला है। ठीक है, सो F1 स्कोर को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, हम इसको अच्छे से और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ से जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ध्यान से करिए। इफ ए स्पैम फिल्टर हैज प्रिसीजन ऑफ 90% और रिकॉल 80% है, तो हमारा F1 स्कोर बैलेंस करेगा टू गिव एन ओवरऑल इफेक्टिवनेस मेजर अराउंड 85%। दैट मीन्स प्रिसीजन 90% है, रिकॉल 80% है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल के दे देगा क्या 85%। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअल में F1 स्कोर है क्या? इट इज ए वे टू मेजर हाउ वेल एन एआई मॉडल बैलेंस प्रिसीजन एंड रिकॉल। प्रिसीजन और रिकॉल को किस तरीके से बैलेंस करता है। ठीक है, it is the harmonic mean of the precision and recall, meaning both need to high for a good F1 score। that means जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा हमारा अच्छा F1 स्कोर निकल के आएगा। जितना ज़्यादा F1 स्कोर होगा, जितना ज़्यादा हाई हमारा F1 स्कोर होगा, उतना ज़्यादा हमारा एल्गोरिथम, उतना ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट, उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। अब ये फॉर्मूला पूछा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट F1 स्कोर। F1 स्कोर को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? तो 2 मल्टीप्लाई बाय प्रिसीजन को एक बार रिकॉल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार प्रिसीजन और रिकॉल को ऐड ऑन कर देते हैं और दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। प्रिसीजन क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव। प्रिसीजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, डिवाइड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। रिकॉल हमारा क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव, और ये ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, वो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है उस तरीके से। ठीक है, F1 की जो रेंज होती है वो 0, ध्यान दीजिए, F1 की जो रेंज होती है फ्रॉम 0 to 1, ये लाई करती है किसके बीच में? 0 से 1। एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई के लिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ F1 स्कोर? हाई स्कोर मींस एआई मॉडल इज गुड एट प्रेडिक्टिंग पॉजिटिव केस विदाउट एनी मिस्टेक। सो हमारे अगर कोई पूछे F1 की स्कोर क्या होती है, 0 से 1 की होती है। दोबारा लिख देता हूँ, 0 से 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। हमारा मॉडलिंग हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, बात करते हैं अब डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या होती है? फाइनल स्टेज होती है कि अब इसको अपने पास से रिलीज कर दीजिए, हमने सब टेस्ट कर दिए है। सो डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेटिंग द एआई मॉडल। इस स्टेप के अंदर दिस स्टेप इन्वॉल्व्स पुटिंग द trained AI model into real system and application so that it can be used by people or other software to make decision and prediction। Example के लिए हम देख सकते हैं adding a voice recognition model into a smartphone, it can understand and respond your command। जैसे हमारी Alexa है, सॉरी Siri है एंड ओके गूगल है। ठीक है, आज के टाइम में Gemini भी आ रहा है, Gemini भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग मॉडल एफिशिएंसीज। इसके अंदर डिप्लॉयमेंट का मतलब एक बार रिलीज करने से पहले हम एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं। Ensuring model efficiencies, checking that the AI model works quickly and correctly when handling real data after integration। It means the model should give result on the time without using too many resources। Example के लिए नेविगेशन एप्स है, वो फास्टेस्ट रूट
सजेस्ट करे विदाउट डिलेज इवन व्हेन मैनी यूजर आर एक्टिव। गूगल मैप्स के ऊपर आपको क्या लगता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर छोड़िए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर छोड़िए, पूरे ऑल ओवर एनसीआर रीजन के अंदर छोड़िए, आपके स्पेसिफिक रीजन के अंदर कितने लोग उस पर एक्टिवली यूज कर रहे होंगे। सो गूगल मैप इसलिए अच्छा है क्योंकि वो विदाउट डिले आपको भी, जैसे गूगल मैप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बिना डिले किए आपको अगर कहीं पे जैम लग रहा है, कहीं आगे जैम है, तो उसको विदाउट डिले किए आपको बेस्ट रूट प्रोवाइड करा सकता है। सो इस तरीके से आपको अपने मॉडल के अंदर, आप अपने एआई के अंदर भी इस तरीके से उसको एफिशिएंट बनाना है। क्या बनाना है? एंश्योर मॉडल एफिशिएंसी, इतना एफिशिएंट हो कि उस पर चाहे बहुत सारा ट्रैफिक भी हो लेकिन वो अपना रिजल्ट क्या दे, बेस्ट। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एआई बिहेवियर। जब लोग उसको यूज कर रहे हैं तो हमारे एआई का क्या बिहेवियर होता है। कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग हाउ द एआई मॉडल परफॉर्म्स आफ्टर डिप्लॉयमेंट टू मेक श्योर इट इज working as expected and not making errors or bad decision over the time. Example के लिए watching how a fraud detection AI perform in a bank and checking if it properly flags suspicious transactions. That means क्या हमारा AI अच्छे तरीके से यूजर्स को मॉनिटर कर रहा है या नहीं, उनके बिहेवियर को मॉनिटर कर रहा है या नहीं, कौन फ्रॉड है कौन नहीं है उनका पता लगा रहा है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज अपडेटिंग द मॉडल रेगुलरली। अगर आप अपने ऐप्स को अपडेट नहीं करेंगे तो हैकर्स आपके ऐप्स के अंदर या अपने आपके प्रोडक्ट्स के अंदर लूप होल्स निकाल के उसका फ़ायदा उठाएंगे। सो इसलिए अपने ऐप का अपडेट, अपने लूप होल्स आप फाइंड आउट करते रहिए। गूगल भी और मेटा भी बहुत सारे हैकर्स को हर बार मौका देता है कि आइए हमारे सिस्टम्स को हैक करके दिखाइए, हमारे लूप होल्स को बताइए। सो कोई भी प्रोजेक्ट सॉल्यूशन दे रहा है ये ज़रूरी नहीं है, सॉल्यूशन देने के बाद वो कितना अपडेट है ये ज़्यादा ज़रूरी है, वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है या नहीं। अपडेटिंग मॉडल रेगुलरली, सो एआई मॉडल नीड टू अपडेट आफ्टर न्यू डेटा एंड इम्प्रूव न्यू डेटा और इम्प्रूवमेंट टू कीप देम एक्यूरेट एंड रेलिवेंट एज कंडीशंस चेंज। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ कंडीशन चेंज होती रहेगी आपको अपने डेटा को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे वेदर प्रोडिक्शन है, वो टाइम टू टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर, ठीक है, इनके साथ साथ चेंज होती रहती है। सो आपको भी, अगर आप कोई वेदर ऐप कंट्रोल बना रहे हैं तो आपको भी टाइम टू टाइम प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, साथ के साथ अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके यूजर आपकी ऐप्स को, आपके प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे। ठीक है। सो ये 4 स्टेजेस है जो इंश्योर करती है कि हमारा एआई मॉडल कितना यूजफुल रहने वाला है, कितना एक्यूरेट रहने वाला है, कितना एफिशिएंट रहने वाला है हमारी रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर। ठीक है। इन चारों को ध्यान से पढ़ना। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के अंदर ये 4 स्टेप्स पूछे जा सकते हैं। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, सपोज, छोड़ो अब प्रोजेक्ट के, छोटे से छोटा टॉपिक लेते हैं, डेली लाइफ। अगर हम डेली लाइफ की बात करें और एक बर्थडे कार्ड बनाने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, प्रॉब्लम स्कोपिंग। बर्थडे कार्ड बनाने से पहले क्या देखना है हमें? हमें ये डिसीजन लेना है कि अपने बर्थडे कार्ड के लिए हमें किन किन दोस्तों को इनवाइट करना है। ठीक है। फिर डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब है बर्थडे का जो कार्ड है उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मार्कर की, स्टिकर्स की, फोटोज़ की। ठीक है। मॉडलिंग, स्केच डिजाइंस, आइडियाज एंड अरेंज एलिमेंट्स ऑन द कार्ड। ठीक है। हमारे कार्ड की मॉडलिंग किस तरीके से होगी, किस तरीके से दिखना चाहिए। एंड लास्ट, सबसे लास्ट का स्टेप आता है हमारा डिप्लॉयमेंट। ठीक है। गिव द फिनिश्ड कार्ड एंड सी योर फ्रेंड्स रिएक्शन। डिप्लॉयमेंट, दैट मीन डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? यूजर को दे दीजिए। अब तक आपको जो यहाँ पे डिजाइनिंग कलाकारी करनी थी वो कर ली, उसके बाद आप अपना जो ये सारा डेटा है वो यूजर को दे दीजिए। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या आता है? अपने पास से रिलीज करना, बट एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग कर लेना। लाइक, जस्ट लाइक क्रिएटिंग द बर्थडे कार्ड follow steps from concept to completion, AI project follow the structural cycle to transform ideas into a working solutions। ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने बताया था। बात करते हैं एआई डोमेन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। एआई डोमेन्स आर स्पेशलाइज्ड areas of artificial intelligence and each focus on the specific type of data and task। ठीक है। they represent different ways AI can process information and solve problems. Each domains use unique technique, algorithm tailored to handle particular challenges, from analyzing numbers to understand human intelligence। बेटा इनके बिना AI संभव ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी बेसिकली थ्री डोमेन्स देखने को मिलते हैं हमारे AI के। ठीक है। स्पेसिफिक डेटा और so let's talk about statistical data।
First, the first is statistical data. Basically, we have the three major AI domains. The first one is statistical data, second one is computer vision, and the third one is natural language processing. Okay, इन द स्टैटिस्टिकल डेटा हमारा एआई, हमारा प्रोजेक्ट, हमारी मशीन क्या करती है, वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, जो भी पैटर्न्स होते हैं, उनको प्रेडिक्ट करती है, कंपेयर करती है और उसके बेसिस पे हमें एक फ्यूचर प्रेडिक्शन का डेटा दे देती है. सो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ होती है, ये हमारी एप्लीकेशन है. गोटेड प्राइस कंपैरिजन के अंदर, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग गोल्स, ट्रेंड मार्केट एनालाइज, और वी कैन से दैट हमारा स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए. नेक्स्ट इज computer vision. So it enables machine to interpret and understand visual information from the images and videos. अब देखिए statistical data से हमें क्या मिला, text, numbers. computer vision से हमें क्या मिलेगा, जो भी हमारी images रहेगी या वीडियोस रहेगी. इनका बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर डेटा है उस सबको ग्रैस्प करो और उसके बेसिस पे एक एनालिसिस बना के फ्यूचर प्रेडिक्ट करके ये बताइए कि आने वाले हमारा जो एप्लीकेशन है वो डेटा को इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा. जैसे वेदर एप्लीकेशंस होती है हमारी या हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती है. तो कंप्यूटर विजन क्या होता है, इट enables machine to interpret and understand visual information from images and video. और इनकी एप्लीकेशन हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाती है. एग्रीकल्चर ड्रोन, सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम, मेडिकल इमेज डायग्नोसिस, जो भी हमारी मेडिकल इश्यूज होते हैं उन सबको पहले से एक बार उन सभी डेटा को कलेक्ट किया जाता है. कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज किया जाता है और बता दिया जाता है कि आपको कार्डियक अरेस्ट आने वाला है या किसी वाइटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी है या नहीं. सो द थर्ड डोमेन mainly natural language processing. It allows computers to understand, interpret and generate human languages. हमारी जो भी ह्यूमन लैंग्वेजेस है उसको सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड, देन इंटरप्रेट. इंटरप्रेट मतलब खुद समझना है उसको, और फिर जनरेट करके दे देना है हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस के अंदर ही. इसका अच्छा एग्जांपल अगर मैं डेली लाइफ के अंदर देखूँ तो हमारी सिरी है, हमारा जेमिनाई है एंड ओके गूगल है, बहुत सारे चैटबॉट्स है. ठीक है, देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या क्या एग्जांपल्स है. सो our first example is email spam filtering, real time language translation and the virtual assistant and the chatbot. So ये हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस रहने वाली है. सो ये हमारे तीनों डोमेन्स हैं, डोमेन्स ऑफ एआई. अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के बारे में. Yes, so our next slide is statistical data. If I talk about statistical data, so statistical data के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि हमें टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ता है. सो इसके अंदर आ जाता है हमारा डेटा साइंस. और अगर हम करियर की बात करें तो इसके अंदर करियर हम बना सकते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, डेटा मॉनिटरिंग एक्सपर्ट के बेसिस पे. ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज चले हुए हैं डेटा साइंटिस्ट के लिए. So let's explore. So data science is the study of practice of using data to gain insight, make decision and solve problem by analyzing and interpreting large amount of information. इसका मेनली एक टारगेट यही रहता है कि इसके अंदर से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइटफुल लर्निंग देखने को मिले. ठीक है, अच्छे से हम डिसीजन ले सके, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके बेस्ड ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. और वेरियस डोमेन्स ऑफ डेटा साइंस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमें देखने को मिल सकता है, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन द एनर्जी सेक्टर्स. इसके सभी एग्जांपल्स जैसे फाइनेंशियल के अंदर हम देख सकते हैं, बैंक यूजिंग एआई टू प्रेडिक्ट क्रेडिट रिस्क एंड डिटेक्ट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न्स टू प्रिवेंट फ्रॉड्स. एंड हेल्थ केयर सेक्शंस के अंदर हम देख सकते हैं एआई मॉडल दैट प्रेडिक्ट्स
पेशेंट रीएडमिशन एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द मेडिकल हिस्ट्री। एक पूरी हिस्ट्री के बेसिस पे बता सकते हैं कि इनको शुगर इशू है, डायबिटिक है या कैसे है। मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर जो है हमारा ई कॉमर्स साइट रिकमेंडिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द पास्ट परचेज एंड ब्राउजिंग बिहेवियर। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो हमारे सेंसर्स है वो डेटा एनालिस्ट प्रेडिक्टिंग मशीन ब्रेकडाउन एंड रिड्यूस डाउन टाइम। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है हमारा नेविगेशन एप्स गिविंग रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट्स एंड फास्टेस्ट रूट्स। गूगल मैप जैसे हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर्स के अंदर हमारी स्मार्ट ग्रिड दैट एनालाइज uses data to optimize energy distribution and reduce wastage। so data science हमारा बहुत जगह पर काम आता है बेटा। ये एक इसका छोटा सा एग्जांपल है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दैट इज आवर कंप्यूटर विजन। एज आई टोल्ड यू, जो भी हमारी पिक्चर्स है या हमारे पिक्चर्स के अलावा हमारी वीडियोस है, उन सब से अगर डेटा ग्रैस्प करना हो तो हमारा कंप्यूटर विजन काम आता है। ठीक है। सो कंप्यूटर विजन इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एनेबल्स कंप्यूटर्स टू सी, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इमेजेस और वीडियो जस्ट लाइक ह्यूमंस डू। जैसे हम भी इंफॉर्मेशन को देखकर, समझकर, फोटोज को, पिक्चर्स को देखकर, समझकर अपने अंदर एक डेटाबेस बनाते हैं, सेम उसी तरीके से एआई भी फोटोज एंड पिक्चर्स को देखकर अपने अंदर एक डेटाबेस बनाता है। इट यूजेस एल्गोरिथम्स and learning methods to help computer recognize object, face and pattern in the visual data। जो भी विजुअल डेटा है, विजुअल डेटा किस टाइप का होगा हमारा? पिक्चर्स प्लस वीडियोस की फॉर्म में, या पोस्टर्स हमारे हो गए, या हैंडराइटिंग्स हो गई। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो स्मार्टफोन यूज कंप्यूटर विजन टू अनलॉक द फेस रिकॉग्निशन एंड रीड्स क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को रीड आउट करने के लिए और हमारा फेस अनलॉकिंग सिस्टम्स के लिए ये हमारा कंप्यूटर विजन यूज होता है। ठीक है। अपने सो दैट्स ओवर द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के अंदर अगर हम देखें सो हमारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं कि एक मशीन किस तरीके से अपने डेटाबेस को किस तरीके से अपडेट करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर विजन के अंदर एक मशीन टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोस ये सब देती है। अब देखिए, सबसे पहली बात वो ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। सो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन मींस आइडेंटिफाइंग एंड लेबलिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन इमेज और वीडियो लाइक कार, पीपल, एनिमल। सबसे पहले वो इनको डिफरेंशिएट करेगी। एग्जाम्पल है जैसे ए शॉपिंग ऐप यूजिंग ए कैमरा कैन रिकॉग्नाइज एंड टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट ऑन ए शेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेशियल रिकॉग्निशन। ये सभी हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर आज आ गया है। सो फेशियल रिकॉग्निशन इज द एबिलिटी टू ऑफ कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई, और इसको मैं रेज कर देता हूँ, टू आइडेंटिफाई और वेरीफाई पीपल बाय एनालाइजिंग देयर फेस। एग्जाम्पल जैसे फोन सिक्योरिटी सिस्टम्स अनलॉक द डिवाइस व्हेन दे आर एबल टू रिकॉग्नाइज द ओनर्स फेस। सो ये भी एक एग्जाम्पल है कंप्यूटर विजन का। नेक्स्ट हमारा इमेज फिल्टरिंग। सो इमेज फिल्टरिंग के अंदर भी हमारा these tools, image filters are tools that change or improve how picture look by highlighting features, removing noise or making images sharper and clearer। Example जैसे apps like Instagram use filters to change the color, brightness, style of your photos। so ये भी हमारा कंप्यूटर विजन के अंदर आता है बेटा, इमेज को फिल्टर करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑगमेंटेड रियलिटी, AR जिसको हम बोलते हैं, ये होते हैं बेटे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। हमारे बहुत सारे ऑगमेंटेड रियलिटी के हमारे बहुत सारे गेम्स है। जैसे गेम्स के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं PUBG, तो वो भी एक तरह का क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी गेम, जिसके अंदर हमारी वर्चुअल इमेजेस होती है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं और रियल वर्ल्ड कैमरा इमेजेस होते हैं। मेक इट सीम्स लाइक डिजिटल एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन रियलिटी। डिजिटल एलिमेंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। फॉर एग्जांपल AR गेम्स लाइक पोकेमोन गो एक हमारा अच्छा गेम आया था। डिजिटल क्रिएचर्स ऑन द स्क्रीन एज इफ दे आर इन योर सराउंडिंग्स। डिजिटल स्क्रीन के ऊपर वो दिखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर है, बट एक्चुअल में वो यहाँ पर नहीं होते रियल लाइफ में। सो ऑगमेंटेड रियलिटी एक डिजिटल कैरेक्टर्स को इम्प्लांट कर देती है बस। लास्ट है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये किसी PDF या किसी पेजेस के ऊपर अगर हम कैमरा से स्कैन करते हैं, सो स्कैन करने के बाद वो जो उनकी हैंड राइटिंग्स है
की हैंडराइटिंग को एनालाइज करता है हमारा कौन, कंप्यूटर विजन। सो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट से है हमारे कंप्यूटर विजन के, जिनको हमें ध्यान रखना है कि कंप्यूटर विजन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, एनएलपी इसके बाद आएगी बेटा। सो इफ आई टॉक अबाउट, चलिए अभी एनएलपी के बारे में बात कर लेते हैं, वो हमारा टॉपिक कंप्यूटर विजन का, उसको भी हम कवर कर लेंगे। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी इज ए पार्ट ऑफ एआई दैट हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पोंड to human languages as we speak or write it. It allows machine to read, listen and even write natural language like humans. अब देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे चैटबॉट्स। ये देखिए बैंक्स के अंदर, बैंक्स की वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपने चैटबॉट्स देखे होंगे। सो चैटबॉट्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट यूज एनएलपी टू टॉक with people through text or speech, answering questions or helping with tasks automatically. For example, customer service chatbots on the shopping website helps answer your queries 24/7. आप बस उनको अपनी लैंग्वेज के अंदर अपनी क्वेरीज बताइए और वो आपको आंसर करेंगे। नेक्स्ट है स्पेल चेकर, जो भी हमारे मोबाइल फोन्स एंड विंडोज़ के अंदर या मैक ओएस के अंदर जो भी हमारा स्पेल चेकिंग का वो रेड लाइन आ जाती है ना, हमारे जो भी गलत वर्ड हम टाइप करते हैं, वो सब एनएलपी की वजह से है। बिकॉज आपकी लैंग्वेज का डेटाबेस उस एआई के अंदर, उस मशीन के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर फीड हो चुका है। तो अगर आप उस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो आपको वो ऑन करेगा विद रेड लाइन। सो स्पेल चेकर, लैंग्वेज ट्रांसलेशंस, जब हम फॉरेन कंट्री जाते हैं या दूसरे स्टेट्स जाते हैं तो कई बार लैंग्वेज इश्यूज हो जाता है। ऑल्दो इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, बट कई बार लैंग्वेज इशू हो जाता है तो वहाँ पे एनएलपी को यूज़ कर सकते हैं। अपने लैंग्वेज में उनको सेल फोन को बताया और उन्होंने आउटपुट ले लिया जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप चाहते हो। नेक्स्ट इज इमेज क्रिएशन विद टेक्स्ट इनपुट। सम एनएलपी सिस्टम कैन जनरेट इमेजेस बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द नेचुरल लैंग्वेज। आज के टाइम पे चैट जीपीटी हमारा, जेमिनी है, ये सब क्या करता है, ये इमेजेस को जनरेट कर देता है बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द नेचुरल लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट and creating matching pictures. Example, AI tools that create artwork and graphics automatically when it described when you want like a sunset over mountain. आप बस मेटा को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को आप बस बताइए कि मुझे इस टाइप का पिक्चर बैकग्राउंड चाहिए और वो आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका बैकग्राउंड चेक और एडिट करके दे देंगे। सो कंप्यूटर विजन हो गया हमारा, एनएलपी हो गया हमारा, डेटा साइंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर फ्रेमवर्क्स। इफ यू टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एक्चुअली होते क्या है? फ्रेमवर्क एक तरह का डिजाइन होता है बेटा, फ्रेमवर्क एक तरह का डिजाइन होता है, ठीक है। ए फ्रेमवर्क इज लाइक हैविंग ए डिटेल्ड मैप ऑफ ए जर्नी। It shows you the best route, highlights important stops and helps you to reach out the destination successfully. अगर हम फ्रेमवर्क की डेफिनेशन की बात करें तो फ्रेमवर्क आर द स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड गाइड दैट प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। जो भी हमारे इश्यूज है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास उस प्रॉब्लम का या उस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन रहेगा स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके। क्या पर्पज़ है इसका? पर्पज़ ये है कि जो भी हमारी इश्यूज है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, उसको ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना into manageable stages, ensuring consistency, efficiency and quality in the solution process. Next is benefits. क्या अगर हमने एक मेजर प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो इससे हमें क्या बेनिफिट्स है? फ्रेमवर्क रिड्यूस एरर, save time and help teamwork collaboratively by providing a shared methodology and clear expectation. So basically why we design the framework, ताकि हम एक बड़े अपने डिज़ाइन के अंदर हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सके, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यस, सो अब हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम फ्रेमवर्क को देखें, कोई एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेके कि हमारे डेली लाइफ में फ्रेमवर्क कहाँ पर यूज होते हैं। सपोज करो आपको कोई कुकिंग रेसिपी रेडी करनी है, सो यू विल फॉलो ए रेसिपी यूजिंग ए फ्रेमवर्क। अब देखिए रेसिपी के लिए हमें क्या चाहिए?
क्लियर इंग्रेडिएंट लिस्ट, सबसे पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइमिंग एंड टेम्परेचर, एंड लास्ट एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ठीक है, कोई भी अगर हम कुकिंग करते हैं बेटा, सो कुकिंग करते टाइम ये हमारी बेसिक चीज़ें होती है, पहले से ही प्लान रहता है, इंग्रेडिएंट्स को लेना है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, कितने देर किसको गर्म करना है, कितने देर किसको स्टर करना है, timings and temperature. So just as a recipe guide used to a delicious meal, framework in AI guide help developers to effective solutions with predictable and reliable results. अगर आप एक proper planning के साथ चलेंगे तो आपको क्या मिलेंगे लास्ट में? Reliable results. So let's move forward. Ethical framework for the AI. Ethical, what do you mean by the ethics? इसमें ethics कहाँ से आ गया framework में? Ethics are the some moral values. So ethical framework provide principle and guidelines that helps AI system make fair, safe, and beneficial decisions for all users and society. So these framework address critical concerns such as bias in algorithm, privacy protection, transparency and decision making, and accountability of the outcome. So ये framework किन critical concerns के ऊपर बात करते हैं? Bias in algorithms, बायसनेस को रीड आउट करते हैं, प्राइवेसी को, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। विदाउट एथिकल फ्रेमवर्क एआई सिस्टम रिस्क perpetuating discrimination, violating privacy, and causing unintended harm to the individual and the community. So अगर एथिकल कंसर्न हमने अपनी मशीन के अंदर नहीं डाले, एथिकल मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका भला, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का नुकसान नहीं करना है जानबूझकर, डेटा के बेसिस पे किसी की प्राइवेसी को हार्म नहीं करना है। सो अगर ये सारी चीज़ें हम अपने फ्रेमवर्क के अंदर डालेंगे सो यूजर्स के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। By incorporating ethical principles from the start, we ensure AI serves humanity responsibly and equitably. ठीक है, इक्विटेबल। सो ये हमारे कुछ एथिकल फ्रेमवर्क हैं जो एआई के अंदर होने चाहिए। अब अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और डीपली, सो सबसे पहले आ जाता है हमारा डेटा प्राइवेसी। आप डेटा पिक तो कर रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, टेक्स्ट, और इसके अलावा हमारा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, इमेज के अंदर है, वीडियोस के अंदर है। सो डेटा प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन collected and used by AI systems. It ensures that people's data is handled responsibly, kept secure and not shared with permission. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मस्ट प्रोटेक्ट योर पर्सनल फोटोज एंड मैसेजेस फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड और शेयर्ड विदाउट योर कंसेंट। आपके कंसेंट के बिना एक अच्छा एआई वही है जो आपके कंसेंट के बिना आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करे। नेक्स्ट इज एआई बायस। सो एआई बायस हैपेंस व्हेन AI system unfairly favors or discriminate against certain groups because of biased training data and design. It can lead to unfair decision and stereotype being repeatedly. Example जैसे कोई job hiring हो रही है, AI might unfairly reject candidate from the certain background if it was trained on the basis of historical hiring data. तो इससे तो हमें जो हमारे freshers है उनको मौका ही नहीं मिलेगा। अगर वो based on the हिस्ट्री के ऊपर बात करेगा तो वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को पिक करेगा जिसके पास मिनिमम 4 to 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। सो इससे हमारा जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो बेचारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट इज एआई एक्सेस। एआई एक्सेस के अंदर क्या होता है? एआई एक्सेस रेफर्स टू हु कैन यूज एआई टेक्नोलॉजी वेदर इट इज अवेलेबल फेयरली टू ऑल पीपल and communities. Ensure equal access, prevent technology gaps and discrimination. Example के लिए making AI tools and education available to the school in both cities and rural areas so everyone can benefit. That means AI access का मतलब यही है कि सभी तक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहुंच बन पाए, सिर्फ कुछ स्पेशल पीपल या कुछ स्पेशल पर्सन्स तक इनकी पहुंच ना रहे। By incorporating ethical principles from the start, we ensure AI serves humanity responsible and equitably. समझ गए आप? ठीक है, अगर इन एथिक्स को हम अपने एआई के अंदर डालेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
So this is our next slide. We were talking about ethical framework. So हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे अपने फ्रेमवर्क को, एथिकल फ्रेमवर्क को अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि हमारा सबसे पहला हिस्सा है सेक्टोरल बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क। इसके अंदर आ जाता है दीज फ्रेमवर्क्स आर स्पेसिफिक टू सर्टेन फील्ड्स। सबसे फर्स्ट आता है हमारा बायो एथिक्स एंड सेकंड वन इज लीगल एंड जस्टिस एथिक्स। सो बायो एथिक्स के अंदर क्या आता है, इट फोकस ऑन द एथिकल इश्यूज इन हेल्थ केयर, बायोलॉजी लाइक पेशेंट राइट्स एंड द मेडिकल रिसर्च। जो भी पेशेंट की रिपोर्ट्स होगी उन सबको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और जो हमारा लीगल एंड जस्टिस एथिक्स है, लुक्स एट फेयरनेस, लॉज एंड जस्टिस इन द लीगल सिस्टम एंड द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर सबको समान अधिकार मिले, जस्टिस इक्वल इक्वालिटी के साथ हो। ये है एक हमारा एआई जो है या प्रोजेक्ट जो है वो ध्यान रखेगा इस बात का। नेक्स्ट है हमारे वैल्यू बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क्स। इसके अंदर हमारे राइट बेस्ड आ जाते हैं, यूटिलिटी बेस्ड आ जाते हैं एंड द वर्च्यू बेस्ड। आइए देखते हैं इन तीनों का क्या मतलब है। सो राइट बेस्ड का मतलब है फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम, एग्जांपल रेस्पेक्टिंग पेशेंट प्राइवेसी इन द हेल्थ केयर। ओके, प्राइवेसी। सो राइट बेस्ड का मतलब क्या हो गया, सिंपलर वर्ड अगर मैं बात करूं, प्राइवेसी। नेक्स्ट हमारे यूटिलिटी बेस्ड, सो लुक्स at action that produce the greatest good for the greatest number, example vaccination program that protect health ओवरऑल पब्लिक हेल्थ। सो यूटिलिटी बेस्ड ये है कि उसकी यूजिबिलिटी हमारी पब्लिक के लिए होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्च्यू बेस्ड, सो इट एम्फसाइज मोरल वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज। फॉर एग्जांपल ए डॉक्टर शोइंग कंपैशन टू द पेशेंट्स, उसके पास जो डॉक्टर के पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं तो वो उनके साथ ऑनेस्ट रहे, काइंड रहे, पोलाइट रहे, ठीक है। सब मॉरल वैल्यूज, सम काइंड ऑफ। और कुछ हमारे एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर कुछ और छोटे छोटे और डोमेन्स है, जैसे कि हमारा डेंटोलॉजी है, एक्ट्स आर जज्ड ऑन वेदर they follow moral duties, rules, regulation regardless of outcome. For example, telling the truth even if it's cause trouble. कई बार सच बोलना ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही वो हमें डांट क्यों ना मिले बाद में, लेकिन धीरे धीरे हम बोलना सीख जाते हैं झूठ, ठीक है। केयर एथिक्स फोकस ऑन द केयरिंग रिलेशनशिप्स एंड एम्पैथी, फॉर एग्जांपल सपोर्टिंग ए फ्रेंड इन नीड। सो ये हमारे कुछ एथिकल फ्रेमवर्क है। पहले इन फ्रेमवर्क को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब जितना ज़्यादा हमारा एआई यूज़र फ्रेंडली होगा उतना ज़्यादा इन फ्रेमवर्क्स पे ध्यान देंगे। सो अगर हम समरी के ऊपर बात करें, सो दीज आर द सेक्टोरल बेस्ड फ्रेमवर्क अप्लाइज टू सर्टेन फील्ड्स, while value based framework are centered around fundamental principles like rights, happiness and virtues. सेक्टोरल बेस्ड फ्रेमवर्क किसके ऊपर काम करते हैं, एक सर्टेन फील्ड के ऊपर, और जबकि वैल्यू बेस्ड जो फ्रेमवर्क होते हैं वो किसके ऊपर है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर, जैसे हमारे सभी के राइट्स हो गए, खुशियाँ होगी एंड सब मोरल एथिक्स। वर्च्यू मीन्स मोरल एथिक्स, मोरालिटी। So each helps in making fair and responsible decisions in different contexts, including AI in everyday life. आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। So our next slide is bioethics framework, हेल्थ केयर एआई। बायोएथिक्स, जैसे कि हमने बताया कि की पेशेंट की कौन सी मेन चीज के ऊपर ध्यान रखना है, प्राइवेसी। पेशेंट की जो मेडिकल रिपोर्ट है उनकी प्राइवेसी के ऊपर ध्यान रखना है। चलिए एक बार रीड करते हैं थ्योरेटिकल तरीके से। बायोएथिक्स deals with the ethical issue that comes up when AI is in healthcare. It aims to make sure AI is used in way that respect people and promote their well-being. बायोएथिक्स के हमारे 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, डू नॉट हार्म, परेशानी मत पहुंचाइए, एंड मैक्सिमम बेनिफिट, ओके, एंड सबसे लास्ट जस्टिस। सो रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी का मतलब है पेशेंट हैव द राइट टू मेक देयर ओन चॉइसेस अबाउट देयर हेल्थ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। एआई शुड सपोर्ट दिस, प्रोवाइडिंग क्लियर इन्फॉर्मेशन अलाउिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। फॉर एग्जांपल एक हेल्थ केयर ऐप को एक्सप्लेन करना चाहिए उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को क्लियरली, सो दैट पेशेंट कैन चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। इम्पोज नहीं होना चाहिए, पेशेंट कैन चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, ध्यान रखिए इस बात का। डू नॉट हार्म, सो एआई सिस्टम शुड नॉट कोज हार्म टू द पेशेंट्स, पेशेंट्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। द
Principles should focus on the safety and avoiding mistakes on side effects. For example, AI diagnostic tool must be accurate to avoid wrong teammate that could hurt patients. ठीक है, किसी को परेशानी नहीं पहुंचानी है. Third one is maximum benefits. AI should be designed to do the most good for the most people by improving health outcomes and reducing suffering. For example, AI helping doctors find the best treatment faster to save more life. कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, इसके कहने का मतलब यही है. एंड द लास्ट वन इज जस्टिस. सो AI use should be fair and equal, giving all patient all the same quality of healthcare without discrimination. For example, AI should work equally well for patient regardless of their background, where they live. Justice means सभी को अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए. दैट इज नेसेसरी. सो बेसिकली ये चार हमारे फ्रेमवर्क है बायोएथिक्स के. ये न्यूली एडेड चैप्टर है. सो मुझे लगता है कि इस साल जो सीबीएसई है वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाली है. सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली बायोएथिक्स एंड व्हाट आर देयर प्रिंसिपल्स. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हमने डेली लाइफ के एक एग्जांपल से समझते हैं. सो बायोएथिक्स इन डेली लाइफ कैन बी सीन इन ए हेल्थ ऐप that provide safe and reliable advice while protecting users' personal health information. For example, कोई फिटनेस या मेडिकल ऐप है दैट रिकमेंड एक्सरसाइज, जो यूजर्स को एक्सरसाइज रिकमेंड करती है, मेडिकेशन बेस्ड ऑन योर हेल्थ, बट एंश्योर योर डाटा इज केप्ट प्राइवेट, नॉट शेयर्ड विद योर not shared without your consent, show respect for patient autonomy, does not harm by giving safe advice, maximize benefit and improving your health, and follow justice by treating all user fairly. That means अगर आप कोई हेल्थ केयर ऐप बना रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पे जो हमारे यूजर्स है उनकी हेल्थ का, यूजर्स का जो डेटा है इस ऐप के ऊपर वो सेफ रहना चाहिए. करेक्ट. ये हमारा बायोएथिक्स का डेली का एग्जांपल्स है डेली लाइफ से रिलेटेड. नाउ एज आई प्रोमिस्ड, पूरी यूनिट से रिलेटेड मैं 2024, 2023, 2022 सभी इसके MCQ लेकर आ चुका हूँ. सो ये यूनिट पढ़ने के बाद, इतना पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि हमने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर किए हैं या नहीं, और कितना पढ़ना बाकी है, कितना कवर होना बाकी है, क्या जो हमने पढ़ा है क्या ये सफिशिएंट है या नहीं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, if I talk about हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following contributes to the efficiency of AI project. AI प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी में क्या कंट्रीब्यूट करता है? हाई मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डेटा, मिनिमल प्री प्रोसेसिंग, एंड फोर्थ वन लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेज. सोचिए इनमें से कौन सा हो सकता है. सो करेक्ट आंसर इज बी, रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक ट्रेनिंग डेटा. अगर ट्रेनिंग डेटा अच्छे से ट्रेन किया गया, इसके अंदर फीडअप किया हुआ है, तो वो हमारी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेगा. ठीक है. वीडियो में पीछे जाके आप देख सकते हैं कि क्या ये जब ट्रेनिंग डेटा के बारे में बात हो रही थी तो क्या मैंने एफिशिएंसी के ऊपर बात की थी या नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2024, दैट मीन्स इसी साल मार्च के अंदर आया था, 2024 के अंदर. अभी 2025 दिसंबर में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो इन दिस AI प्रोजेक्ट साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स. सबसे पहले देखिए डेटा एक्सप्लोर. क्या हम डेटा एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले, या प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, या मॉडलिंग, सीधा मॉडलिंग कर देते हैं, या दोबारा से डेटा एक्विजिशन करते हैं. सो हमारा सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम को पता करना, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी, कौन लोग उनसे अफेक्ट है. उसके बाद उनसे डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, देन मॉडलिंग, देन इवेल्युएशन. तब जाके हमारा लास्ट में एक स्टेज और आती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट. मार्क शायद नहीं चल रहा, मैं दोबारा I'll try to write down again. डिप्लॉयमेंट. ओके. सो ये 2024 का हमारा PYQ के अंदर 2 MCQ हो गए. मैंने 7 नंबर का बोला था, ये यूनिट 7 नंबर के आते हैं, 2 नंबर आपके हो गए. देखिए नेक्स्ट, very easy peasy question. The 4Ws problems canvas helps in identify the key element related to the given problem. Which of the following is not one of the block of the problem canvas? 4Ws में से इनमें से कौन सा नहीं है? When, where, what, why. क्या नहीं है?
ऑप्शन नंबर 1 व्हेन, व्हेन नहीं है। हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये 4 चीज है जो होना चाहिए था। चौथा वो है हु, बाकी एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, तो इन्होंने पूछा है नोट, तो याद रखना नोट में कौन सा नहीं है, व्हेन। 4 डब्ल्यूज हमने कवर किए। सो 3 नंबर आपके हो गए। नेक्स्ट दो नंबर के, दो दो 4 2 6 और 3 वो है, 9 नंबर हो गए, देख लीजिए। मैंने 7 नंबर का बोला था लेकिन PYQ 9 मार्क्स का है। व्हाट डू मीन बाय द इवैल्यूएशन ऑफ AI मॉडल, ऑल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द ओवरफिटिंग विद रिस्पेक्ट टू द AI मॉडल इवैल्यूएशन। सो इवैल्यूएशन वाले सेक्टर के अंदर आप जाइए। प्रीवियस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1 आवर 15 मिनट्स की, सो मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। एक जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज आएगी तब उसके अंदर मैं हर क्वेश्चन के आंसर की के साथ अपलोड कर दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बट अभी आप वीडियो के पीछे जाके इवैल्यूएशन वाले पोर्शन में जाके देख सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द इवैल्यूएशन ऑफ AI मॉडल, ये हमने करा दिया है। ठीक है, इवैल्यूएशन के अंदर हम क्या ढूंढते हैं अपने AI के एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्या ढूंढते हैं एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2 मार्क का क्वेश्चन है व्हाट रोल डज डेटा प्ले इन AI बेस्ड एप्लीकेशन, नेम एनी 2 सोर्सेज। सो आप हमने सोर्सेज का बताया था कौन कौन से सोर्सेज है, एक होते हैं हमारे प्राइमरी डेटा सोर्सेज और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। प्राइमरी डेटा सोर्सेज में हम इंटरव्यूज के थ्रू 1-on-1 और डेटा फेस टू फेस जाके कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरीज के अंदर हम किसी भी वेबसाइट से डेटा उठा लेते हैं, घूमने फिरने की सर्वे करने की जरूरत नहीं होती इसके अंदर। प्राइमरी के अंदर हम सर्वे करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गए। नेक्स्ट 2 मार्क्स, गिव एनी 4 एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ AI दैट वी सी अराउंड अस। सो ये हमारी स्टार्टिंग की 4th या 5th स्लाइड के अंदर होगा। एप्लीकेशन ऑफ AI, ये हमारा हेल्थ केयर हो सकता है, हमारा एजुकेशन हो सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पस हो सकता है और बैंकिंग सिस्टम हो सकता है। ये मैंने फॉर एग्जांपल्स राइट डाउन कर दिए। बाकी हमने स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था कि बहुत सारे अच्छे से साथ शायद मैंने स्लाइड के अंदर कवर अप किए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के लिए आएगा तो सिर्फ ये 3-4 ही आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे। बट इन 4 के बारे में आप अच्छे से लिखिए कि बैंकिंग हमारा यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए काम आता है, और एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सॉरी नेटफ्लिक्स हुआ और अमेजोन प्राइम वीडियो हुआ, ये सब आ जाता है। ठीक है, हाँ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ध्यान आया, हम शॉपिंग शॉपिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। सो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये 2024 के हमारे क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं 2023 के ऊपर। सो अगेन दोबारा 4 डब्ल्यूज, प्रॉब्लम कैनवास इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है? अरे भाई देखते ही पता लग रहा है, प्रॉब्लम स्कूपिंग का। 1 नंबर आपका ये कंफर्म हो गया। सेकंड 1 नंबर का क्वेश्चन ये था, 1 नंबर का क्वेश्चन ये, 1 नंबर का ये। सो आइए, अंडर डैश वी one looks at the various parameters which affect the problem we wish to solve as this would make many lives better। तो इसके अंदर क्या होगा, अंडर प्रॉब्लम स्कूपिंग। ठीक है, प्रॉब्लम स्कूपिंग के अंदर हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बेहतर बना सकते हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हमें सोल्व करना चाहिए। इनिशियल पहला फेज है इसका। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेटा एक्विजिशन फीडिंग प्रीवियस डेटा इनटू द मशीन इज कॉल्ड। प्रीवियस डेटा को जब हम बार बार फीड करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग, प्रेडिक्टिंग, टेस्टिंग, इवेलुएटिंग। सो बेटा वो होता है हमारा ट्रेनिंग ऑफ डेटा, डेटा ट्रेनिंग। सो देखिए 2023 के तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम 2023 में। देखिए 3 मार्क्स का तो वो था, 2 का ये है, 2 का ये है, 2 का ये है, 2 2 4 6 7 8 9, 9 मार्क्स का मैंने 2024 के अंदर बताया, 9 मार्क्स का मैं 2023 के अंदर बता रहा हूँ। गिव एनी 4 एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ AI दैट कुड सी अराउंड अस। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2024 में भी आया, तो दैट मीन्स ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द इवैल्यूएशन? Again, evaluation of an AI, also explain the concept of overfitting with respect to the AI model evaluation, evaluation models के लिए। ठीक है, what role does
डेटा प्ले इन AI बेस्ड एप्लीकेशन, डेटा का क्या रोल होता है? नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ ऑनलाइन डेटा कलेक्टिंग फॉर बिल्डिंग एनी AI बेस्ड एप्लीकेशन। लास्ट 2024 के अंदर भी सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे डेटा सोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे भी यही पूछ रहा है कि डेटा का क्या रोल होता है, ठीक है, और कौन कौन से दो सोर्सेज हो सकते हैं ऑनलाइन। इन्होंने पूछा ऑनलाइन डेटा का, तो ऑनलाइन डेटा का हम वेबसाइट्स ले सकते हैं और सर्वे रिपोर्ट्स, स्कैन सर्वे रिपोर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। एनजीओज के थ्रू हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये 2023 के 9 मार्क्स का मैंने आपको कवर करा दिया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट 2022, सो 2022 में शायद इसका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं था, तो लेट्स सी, फिर भी एक बार देखते हैं। विद रेफरेंस टू इवैल्यूएशन स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, एक्सप्लेन द टर्म एक्यूरेसी। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्यूरेसी? किया है बेटा, ये भी हमने किया है। ऑल्सो गिव द फॉर्मूलेट टू कैलकुलेट इट। जब हम F1 स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे, F1 स्कोर जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब ये हमारा आया था, ठीक है। सो वीडियो के अंदर पीछे जाके आप इसको कवर कर सकते हैं। सेकंड है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल, डिस्कस ब्रीफली। पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन, ये देखिए, इवैल्यूएशन का क्वेश्चन 2023 में आया, 2024 में आया, 2022 में भी आया। देखिए 2 मार्क्स का कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो वीडियो में पीछे जाके इनको अच्छे से एक बार रीड आउट करना। मैंने 3 इयर्स के क्वेश्चन ये आपके कवर करा दिए है। एंड फॉर मी, थैंक यू, आप इतने टाइम तक हमारे वीडियो के ऊपर रुके रहे, थैंक यू सो मच। ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है, आगे चल के जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे कंटेंट को भी इम्प्रूव करेंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अलग से सीरीज आएगी जिसके अंदर आपको 2021, 2, 3, 4, 5, आई मीन 5 मैं पेपर आउट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सैम्पल पेपर्स की बात कर रहा हूँ कि हम प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2021, 2, 3, 4 का एंड सैम्पल पेपर ऑफ 2025। सो बेसिकली ये 5 क्वेश्चन पेपर्स, 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स एंड 1 सैम्पल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। जस्ट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच।